प्रोग्राम ਨਾਲ जुड़े दर्शकों का स्वागत है। सब तो पहला प्यार ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਉਹ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮਨ ਬਹੁਤ ਗੂੜਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਅੰਜੁਮ ਮੌਦਗਿਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ 2 ਵਾਰ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਹਟਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੁਣੀਆਂ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? बहुत बढ़िया जी। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਤਜਰਬਾ? 2 ਵਾਰ 올림픽ਸ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਤਜਰਬਾ? ਦੋਨੇ ਈਵੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਹੈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਤਜਰਬਾ 2 ਵਾਰ ਜਾਣ ਦਾ? बिल्कुल दो मैं काफ़ी ग्रेटफुल हूँ कि मुझे 2 चांसेस मिले ओलंपिक्स में जाने के लिए। और टोक्यो और पेरिस में काफ़ी डिफरेंस था जी। क्योंकि टोक्यो में वही 1 साल से पोस्टपोन हुआ था और जी। कोविड था एंड हम काफ़ी टाइम बाहर ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उसका जो जर्नी थी मेरी वो काफ़ी अलग थी एज़ कम्पेयर टू पेरिस। उसमें मैंने जो ओलंपिक कोटा जीता था वो 3-4 साल पहले जीता था गेम्स के, बट पेरिस में मेरे पास कोटा नहीं था और सिलेक्शन ट्रायल्स हुए थे, उससे जी। क्वालिफाई किया। जी। सो आई थिंक मेरे लिए दोनों जर्नीज़ काफ़ी डिफरेंट थी। एंड अगर हम अपनी परफॉर्मेंस की बात करें तो टोक्यो वाली थोड़ी सी ज़्यादा डिसहार्टनिंग थी, बट आई थिंक पेरिस में मेरे को काफ़ी अच्छा लगा जिस हिसाब से मेरा मेंटल फिज़िकल स्टेट था। बट ये है कि हाँ, फाइनल्स में नहीं आया तो वो दुख बहुत टाइम तक साथ रहेगा अभी। बट मैं उस बाकी चीज़ें अगर कंपेयर करूँ जो एक एथलीट अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करके देखते हैं, उस हिसाब से मुझे काफ़ी खुशी है अपनी परफॉर्मेंस को देख के। ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਹੈ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ? सो वही 2008 में मैंने एनसीसी ज्वाइन की थी अपने स्कूल में, सेक्रेड हार्ट स्कूल में। जी। एंड क्योंकि मेरे मदर खुद एनसीसी के थ्रू शूटिंग करते रहे हैं स्कूल और कॉलेज लेवल जी, पे, जी। पर वो कंटिन्यू नहीं कर पाए जी। क्योंकि कुछ पार्शलिटी हुई थी उनके साथ और वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। पर उनमें जो गेम्स का जुनून था उन्होंने फिर मुझे भी इंट्रोड्यूस किया गेम में, शूटिंग में, और एनसीसी के थ्रू मैं ये स्पोर्ट ट्राई कर पाई, डिफरेंट लेवल कॉम्पिटिशन्स खेल पाई 2008 से लेकर अभी तक। एंड आई थिंक क्योंकि एनसीसी में वो आपको वेपन्स भी प्रोवाइड करते हैं, एमुनिशन प्रोवाइड करते हैं, और जो चंडीगढ़ में रेंज है वहाँ पे मैंने शुरुआत की। सो वो सब की वजह से मैं आज इस लेवल पे पहुँच पाई हूँ। एंड एक तो मेरी मदर और ऊपर से एनसीसी का मेरे शूटिंग करियर में बहुत बड़ा रोल है। ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਘਰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋਚ ਨੇ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੋਚ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਮਾਹੌਲ? ਇਹ ਸੇਮ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਚ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ? बिल्कुल वो भी एक इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं जी। और इंजरी की वजह से उनको कोचिंग लाइन में आना पड़ा, पर उनके पास अब दोनों एक्सपीरियंस है, एज एन एथलीट भी और एक स्ट्रगलिंग फेज भी रहा है उनके करियर में, जो हर जी। एथलीट के करियर में रहता है। एंड ऑल्सो एक कोच जो आप एक बिगनर्स को भी सिखा रहे हैं और इंडियन टीम में बाकी एथलीट्स को भी। सो आई थिंक उनका वो सारा एक्सपीरियंस मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल है और हम काफ़ी बार डिस्कस करते हैं काफ़ी चीज़ें। बट ये भी है कि कई बार बाहर भी शूटिंग होती है, फिर घर आके मैं कोशिश करती हूँ कि हम नॉन एथलीट्स बन के बात करें, क्योंकि मुझे शूटिंग से थोड़ा स्विच ऑफ लेने के लिए मेरे को होता है कि हम शूटिंग की बिल्कुल बात ना करें, तो वो उन्हें समझाना पड़ता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है शूटिंग के लिए। बट आई थिंक उनका जो एक्सपीरियंस है और जितना भी लोगों से मैं उनके थ्रू मिलती हूँ, वो मेरी करियर के लिए आई थिंक अभी जितना भी है मैं उनको उस चीज़ का श्रेय देना चाहूँगी। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि उनकी सारी जो नॉलेज है वो मेरे काफ़ी काम आती है। ਹਸਬੈਂਡ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੋਚ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਘਰੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ? तो एक चीज़ तो अच्छी है कि वो मेरे इवेंट के कोच नहीं है,
वो पिस्टल पिस्टल के कोच हैं जी। और मैं राइफल करती हूँ। जी। बट आई थिंक जब एक कंपटीशन का लेवल आता है जिसमें मेनली फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग काम आती है, वहाँ पे वो काफ़ी चीज़ें हैं जो मेंटली कैसे रेडी होना है या काफ़ी चीज़ें उसकी सपोर्ट करते हैं। बट आई थिंक हाँ, ये तो है कि वो मेरे इवेंट के कोच नहीं है, तो काफ़ी चीज़ों में मैं बच जाती हूँ सुनने से। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸ਼ੂਟਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰ 올림픽ਸ ਗਏ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਾਂ ਲਈ, ਐਥਲੀਟਸ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? आई थिंक अब मुझे 15-16 साल हो गए हैं स्पोर्ट्स में एंड मैंने उस टाइम शुरू किया था जब चंडीगढ़ में सिर्फ एक ही रेंज थी, मतलब चंडीगढ़ पंचकुला मोहाली मिला के एक ही रेंज थी, वहाँ पे भी अभी भी इलेक्ट्रॉनिक टारगेट्स नहीं है। एंड अब उस टाइम से अभी तक हमने इतना चेंज देखा है। एक तो शूटिंग रेंजेस इतनी बढ़ गई हैं, अब प्राइवेट एकेडमीज़ इतनी खुल गई हैं हर जगह, हर सिटी में इंडिया में, और जो भी हमारा इंपोर्ट करने का प्रोसीजर है वो काफ़ी इजी हो गया है। एंड अभी काफ़ी लोगों को नॉलेज है कि हाँ वेपन्स कैसे इंपोर्ट होते हैं, बैंक्स को नॉलेज है, नहीं तो पहले बैंक में नहीं समझ आता था उन्हें कि हमें किस चीज़ के पैसे ट्रांसफ़र करके क्या चीज़ इंपोर्ट करनी है। सो आई थिंक ओवरऑल काफ़ी चीज़ों में इतनी अवेयरनेस आई है एंड ऑल थैंक्स टू अभिनव भैया ने जब मेडल जीता, और अब मनु, और बीच में इतने सारे ओलंपियंस रहे हैं जिन्होंने शूटिंग के लिए मेडल जीता है। तो उन सब की चीज़ों की वजह से इंडिया को ये रिकॉग्निशन मिला है और शूटिंग को ये रिकॉग्निशन मिला है हमारे कंट्री में कि वो इतने लेवल पे पहुंच गई है कि हर जगह पे शूटिंग रेंजेस हैं, और अब पता नहीं कितने हज़ारों में नेशनल्स में एथलीट्स आते हैं खेलने। आप स्टेट लेवल पे चले जाओ या नेशनल लेवल पे, इतना हाई कंपटीशन है जितना हमें किसी वर्ल्ड कप या वर्ल्ड चैम्पियनशिप पे मिलेगा वो कंपटीशन हमें इंडिया के नेशनल्स में मिल जाता है। सो आई थिंक ये ग्रोथ मैंने तो देखी है पिछले 16 साल में। एंड जब हमने शुरू किया था तब हम पाँच छः जने एक राइफ़ल शूट यूज़ करते थे और एक एक किट 5-6 जने यूज़ करते थे, और 3-4 साल तक ऐसे ही चला था क्योंकि फंडिंग नहीं थी अपना खुद के लिए इक्विपमेंट लेने के लिए, तो एनसीसी का सारे कॉमनली यूज़ करते थे। तो उस टाइम से अब तक जब हमारे एक के पास 2-3 राइफ़ल हैं और एक जने के पास इतनी सारी किट्स हैं, सो आई थिंक ये जो ट्रांजिशन रहा है बहुत ही पॉजिटिव है इंडियन स्पोर्ट्स और इंडियन शूटिंग के लिए। एंड आई एम श्योर अभी मनु और सरबजोत, स्वप्निल, इनके मेडल के बाद और भी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इनके मेडल्स का। ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰਦੀ ਹੈ जी ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਦੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ नहीं ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ? तो वही अभी मैंने मनु भाकर का एक इंटरव्यू सुना था जिसमें उसने कहा था कि उसके पेरेंट्स ने कहा था सिर्फ 10th और 12th में मार्क्स आने चाहिए, तो मेरा एग्जैक्टली सेम था। कभी मेरे स्कूल लेवल पे इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं आए, मैं बहुत ही एवरेज थी, बट मेरा स्पोर्ट्स एंड आर्ट की तरफ बहुत इंक्लिनेशन था, तो मैं उन चीज़ों में काफ़ी अच्छी थी। बट मैंने ये चीज़ पे ध्यान दिया कि मेरे 10th और 12th में अच्छे मार्क्स आए, तो मेरे 10th में 94 आए थे एंड 12th में मेरे 85% आए थे कॉमर्स स्ट्रीम में। सो मेरा वही फोकस था कि इन क्लासेस में मेरे अच्छे मार्क्स आएँ तो अच्छा है, घर वाले और मेरे दादाजी दादी जी वो बहुत खुश रहेंगे। एंड उनको भी बहुत अच्छा लगा कि जो मैं पिछले 3-4 साल से बाहर स्कूल में जब मैं थी तो स्कूल में मैंने 8th-9th से ट्रैवल करना शुरू कर दिया था, एंड उनको यही था कि पढ़ाई कैसे होएगी, पढ़ाई मिस हो जाएगी, तो वो मम्मी को बोलते थे कि इसके स्कूल के टाइम पे क्यों शुरू कर दिया, बट आई थिंक कहीं ना कहीं हर दिन केरला से पुणे से आके मैंने एग्ज़ाम्स करे अपने, और रास्ते में पढ़ाई करना। आई थिंक स्पोर्ट्स आपको ओवरऑल काफ़ी चीज़ें सिखा देता है, जहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, आप पे फोकस करना एक चीज़ पे वो काफ़ी बेटर हो जाता है। उसकी वजह से मैं अपने 10th-12th में अच्छे मार्क्स ले पाई, एंड फिर मैंने साइकोलॉजी चूज़ किया सब्जेक्ट, क्योंकि मुझे था कि अगर कोई भी मेरी गेम है वो इतनी मेंटल गेम है
कि अगर मैं ब्रेन और बॉडी कैसे काम करती है साइकोलॉजिकली वो सीख लूँ तो मेरी गेम के लिए बहुत बेटर रहेगा। फिर मैंने मास्टर्स करी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में, जिसमें मैंने माइंड के अलग अलग पार्ट्स और उन पे कैसे काम कर सकते हैं वो सब सीखा। एंड मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ कि मैं मेरे टीचर्स और पंजाब यूनिवर्सिटी के जो स्टाफ हैं, मेरे डीएवी कॉलेज के जो मान सर और साइकोलॉजी के स्टाफ हैं, उन्होंने मुझे इतनी सपोर्ट करी अपना मास्टर्स ख़त्म करने के लिए कि मैं उस टाइम पे शूटिंग और अपनी पढ़ाई इकट्ठे कर पाई। एंड इवेंचुअली वो मुझे आज बहुत ही हेल्प कर रही है अपनी पढ़ाई। एंड काफ़ी यंग एथलीट्स भी हैं जो मुझे काफ़ी एडवाइस या एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बोलते हैं। एंड आई एम थैंकफुल कि मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म करी, क्योंकि कहीं ना कहीं करियर और स्पोर्टिंग करियर में हम उस चीज़ को पीछे छोड़ देते हैं। बट आई थिंक दोनों चीज़ें साथ साथ चलनी चाहिए और आप इक्वली दोनों चीज़ों पे ध्यान भी दे सकते हो। एंड बस मैंने वो ਇਹਦੇ चीज़ ਲਈ करा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਪੋਰट्स ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਡੇ ਪਲਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? बिल्कुल मेरे को लगता है कि हाँ, इसलिए पढ़ाई पे ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम काफ़ी एथलीट्स को देखते हैं जो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, बट जब उनका करियर ख़त्म हो जाता है तब उनके पास कुछ रहता नहीं है करने को। एंड आई थिंक इसीलिए आपको थोड़ा प्रॉपर एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, मतलब पब्लिक डीलिंग, और आगे आपने अगर किसी को सिखाना है उस चीज़ के लिए। तो मैंने इस चीज़ पे ध्यान देती कि अगर मैं स्कूल या कॉलेज से ब्रेक लेके जा रही हूँ तो फिर मैं उस चीज़ पे वहाँ पे जाके पढ़ाई करूँ। एंड जब भी मैं शूटिंग कैंप्स में जा रही हूँ, एंड उसके बाद मैं इस चीज़ पे ध्यान देती कि अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं अपनी बुक्स साथ लेके जाऊँ। एंड देन इवेंचुअली मैं डेट्स ऐसे प्लान करूँ एग्ज़ाम्स के, कॉलेज में बात करके कि मैं कोई कंपटीशन ख़त्म हो और वहाँ से वापस आके फिर मैं एग्ज़ाम दे सकूँ। तो आई थिंक ये सब प्लानिंग करनी पड़ती है। एंड ये सब मैंने करी। एंड इवेंचुअली काफ़ी फ्रूटफुल रहा मेरा एजुकेशन का पूरा टेन्योर। एंड आई थिंक it जस्ट आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स और आपकी हर एक की उसकी डिवोशन की वजह से ये सब हो पाता है। ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? आई थिंक मैं यूजुअली हर एक इंसान जिसको मैं मिलती हूँ वो मेरे लिए एक रोल मॉडल है, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि किसी की भी मुझे कोई अच्छाई या कोई भी ऐसी चीज़ जो मुझे नहीं अच्छी लगी, मैं कोशिश करती हूँ मैं वो चीज़ आगे भी मैं ना करूँ, वो चीज़ मैं सीखूँ उनसे ये। और किसी की कोई चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कैसे वो चीज़ सीख सकूँ। सो इसीलिए मेरे लिए सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मेरे लिए बहुत ही बड़े रोल मॉडल हैं। उनका जो सैक्रिफाइस है और जो हार्ड वर्क है मेरी मदर का, मेरे फादर और ग्रैंडफादर, थिंक उनसे मुझे डेली बेसिस पे जो अपने आप को पुश करना है और अपने घर वालों की सेवा करनी है, अपने देश के लिए खेलना है, और इस सब की जो मोटिवेशन है ना ग्रास घर पे, वो मुझे अपने घर वालों से मिलती है। एंड उसके बाद आई थिंक इतने सारे एथलीट्स हैं हमारे आसपास और हमारी कंट्री के, उनकी स्ट्रगल्स और उनकी जो जर्नीज़ रही हैं वो मुझे बहुत मोटिवेट करती है। सो आई थिंक ईच एंड एवरी वन इज़ अ मॉडल फॉर मी। ਜੀ, जी। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਸਕੈਨ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆਹ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਜਾਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ मैं ਇੱਥੋਂ तक आ गई? आई थिंक मेरी कामनेस और मेरी पेशेंस, तो ये मुझ में छोटे होते से थी। जो एक ठहराव चाहिए किसी को नहीं बट मुझे जो ठहराव चाहिए गेम में या लाइफ में, वो थिंक मुझ में काफ़ी है पहले से। एंड मेरे फादर ने हमेशा हमें इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश की है कि हर चीज़ खुद से करनी आनी चाहिए, आपको किसी पे भी डिपेंडेंट ना होना पड़े। चाहे वो कोई भी लाइसेंस वगैरह का काम हो जब आप छोटे हो, या स्कूल का कुछ, आप एकदम इंडिपेंडेंट हो, आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। गाड़ी ख़राब है तो कैसे ठीक करनी है, घर पे कुछ ख़राब है। सो हमने वो सब किया है। उससे क्या, आप एक तो जब इंडिपेंडेंट होते हो आप बहुत ही काम, और आई थिंक ये चीज़ें हैं जो मेरे को काफ़ी हेल्प करी हैं कि छोटे होते से वेरी इंडिपेंडेंट, ट्रैवल अकेले करना और सब कुछ, हर चीज़ का खुद ध्यान रखना। और मैं काम और बहुत ही पेशेंट हूँ किसी भी चीज़ को लेके, बहुत ठहराव से डिसीजन लेना। एंड आई थिंक ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है मेरे करियर में।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ है अगर अच्छे से यूज़ की जाए। अगर आप उसको कुछ अपने मतलब कुछ गेन करने के लिए ले रहे हो, कुछ सीखने के लिए ले रहे हो तो, और अगर आपने उसमें कुछ देना है, जैसे एज एन आइडल या एज एन स्पोर्ट्स एथलीट, अगर मैं उस पर कुछ भी डाल रही हूँ तो मेरी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं बहुत पॉजिटिव और अपनी जर्नी बहुत ट्रू वे में रिप्रेजेंट करूं, एंड ऐसा ना हो कि उसमें मैं कुछ नकली दिखा रही हूँ जो है नहीं। सो मैं कोशिश करती हूँ कि एज एन एथलीट अगर मैं सोशल मीडिया यूज़ कर रही हूँ तो मैं उसमें अपनी अप्स एंड डाउन सब मेंशन करूँ, ताकि जो भी लोग देख रहे हैं उन्हें पता चले कि हाँ, एक एथलीट की लाइफ सिर्फ अचीवमेंट्स और मेडल्स के अलावा भी होती है। जब आपका दिल एकदम किसी हार की वजह से टूट रखा है या आपको हर दिन रोना आ रहा है, आपके लॉसेस हैं, बट आप उनसे कैसे उभरते हो, वो जर्नी जब आप सोशल मीडिया पे दिखाते हो तो आई थिंक बहुत एथलीट्स जो यंग एथलीट्स हैं वो सीखने को मिलेगा उनको कि आप छोटी सी हार की वजह से गेम नहीं छोड़ सकते, या कोई भी किसी ने कुछ कह दिया लाइफ में तो आप एकदम से अपने ऊपर नहीं लेके आपको फाइट बैक करना होता है। एंड ऑल्सो अगर आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो कुछ देखने के लिए, जब तक आप उससे कुछ पॉजिटिव सीख रहे हो तब तक ठीक है, बट आई थिंक जो लिमिटलेस स्क्रोलिंग है या बिना बात का बस कंटेंट लेना वो काफ़ी हार्मफुल है। पर आई थिंक ये सारा कुछ सोशल मीडिया एक अच्छी चीज़ है, बट ओनली वो कंट्रोल आपके पास है कि उसको आपने पॉजिटिव बनाना है या नेगेटिव। सो एज एन एथलीट मैं कोशिश करती हूँ मैं उसमें जितना पॉजिटिव और रियल रखूँ, बट जब मैं यूज़ कर रही हूँ बस ऐसे ही देखने के लिए तो मैं वो चीज़ें देखती हूँ कि उससे मुझे कुछ सीखने को मिले। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਫਲ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬ੍ਰਸ਼ ਵੀ ਫੜਦੇ ਹੋ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? तो मैंने पेंटिंग शुरू करी थी जब मैं जूनियर कैंप्स में थी, जी। एंड मतलब स्कूल में तो करती थी, बट जूनियर कैंप्स में क्या, जब हम ट्रेनिंग करके वापस आ रहे हैं तो मुझे ज़्यादा टीवी या मतलब ऐसे लैपटॉप पे मूवीज़ ये सब देखने का ज़्यादा शौक़ नहीं था। तो मैं कोशिश करती थी कि किस तरीके से मैं वापस आके थोड़ा रिलैक्स कर सकूँ रूम पे। तब मैंने पेंट ब्रश और पेंट्स लेके अपने रूममेट्स और अपने फ्रेंड्स की टी शर्ट्स पेंट करनी शुरू करी, और उससे फिर काफ़ी लोग अपना कोई ना कोई चीज़ देते थे जैसे पेंट करने के लिए, और उससे मुझे लगा कि ये मेरे लिए शूटिंग से दिमाग ऑफ करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और आई थिंक एज एन एथलीट हम यही देखते हैं कि हमारी रिकवरी कितनी अच्छी हो, और रिकवरी फिज़िकल के साथ मेंटल भी काफ़ी ज़रूरी है। तो फिर मैंने पेंटिंग का सामान अपने साथ लेके जाना शुरू किया, और धीरे धीरे वो इतना पूरा मीडिया में फैल गया कि मैं पेंटिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे अंकुश के एक कैफ़े था, वहाँ पे अपनी पेंटिंग्स डिस्प्ले करने का भी काफ़ी अच्छा मौका मिला था। उसके बाद से मेरी पेंटिंग को काफ़ी रिकॉग्निशन मिली, और जो जब मीडिया में इतना आता है पेंटिंग का तो आप और कोशिश करते हो और सुंदर पेंटिंग बनाने की, तो उससे फिर मेरा पेंटिंग का लेवल भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ था। एंड बस यही तरीका था मेरा एक, कि मैं सोशल मीडिया या टीवी से थोड़ा दूर रह के स्क्रीन टाइम रिड्यूस करने के लिए मैं आराम से अपना टाइम और अपना दिमाग पेंटिंग में लगाऊं, ताकि मेरी बॉडी रिलैक्स हो। ਤੁਹਾਡਾ 15-16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਵਾਰ 올림픽ਸ ਜਾ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਵਾਰ 올림픽ਸ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 2 ਵਾਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋ। जी। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਬਿਟਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਸ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ? बिल्कुल, आई थिंक मैंने 2013-14 में फ़िज़िकल ट्रेनिंग शुरू करी थी। उससे पहले हमें ज़्यादा आइडिया नहीं था कि हाँ, वर्कआउट क्या करना है या अच्छा है शूटिंग के लिए कि नहीं। और ये काफ़ी डिस्कशन का पॉइंट रहता था हमारी शूटिंग में कि कोचेस कहते थे कि नहीं, आप वर्कआउट नहीं करोगे, मसल्स बनेंगे, वो शूटिंग के लिए अच्छे नहीं हैं। बट आई थिंक उस टाइम पे मुझे एक इंजरी हुई थी बैक की और एक बाजू की, और उसके बाद से मैंने जब अपनी वर्कआउट्स और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करी, जिम जाना शुरू किया और ट्रैक पे वर्कआउट शुरू किया, तब रियलाइज़ हुआ कि फ़िज़िकली फ़िट रहना बहुत ज़रूरी है लंबे टाइम तक खेलने के लिए। एंड आई थिंक मैं कहीं ना कहीं उसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा मतलब उस चीज़ के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि मैंने इतने साल से 2013 से रेगुलर अपना फ़िज़िकल ट्रेनिंग रखा। इसीलिए मैं
यू नो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर पा रही हूँ। एंड हमने कई एथलीट्स को देखा है जो इंजरीज़ की वजह से कंटिन्यू नहीं करते या उनको अपने करियर में बहुत ब्रेक्स लेने पड़ते हैं शूटिंग में ही। बाकी गेम्स तो हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स हैं, उनमें इंजरीज ज़्यादा होती हैं, बट शूटिंग जैसी गेम में भी आई थिंक फ़िज़िकल ट्रेनिंग कहीं ना कहीं बहुत ही ज़रूरी है। और ये चीज़ है जो मेरे को काफ़ी हेल्प करती है मेरे करियर में। उसके बाद मतलब पिछले 3 साल से मैंने मेंटल ट्रेनिंग पे काम करना काफ़ी शुरू किया है। एंड अब मैं कहना चाहूँगी कि हाँ, वो दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं, मेंटल और फिज़िकल ट्रेनिंग, एंड उसकी वजह से ही हम एक टॉप लेवल पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ਸ਼ੂਟਿੰਗ 'ਚ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਕੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹੈ, ਕੀ ਖੌਫ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾਏ ਹੋਏ ਹੈ? बिल्कुल पहले तो यही कि हमें बहुत लोगों ने जो सीनियर्स थे और कोचेस पहले रहे हैं उन्होंने यही कि जिम में वेट नहीं उठाना है और ज़्यादा बहुत हार्ड वर्क मतलब बहुत हार्ड नहीं करना है जिम में ट्रेनिंग। तो ये काफ़ी टाइम तक मिथ है और अभी भी काफ़ी एकेडमीज़ में आप बच्चों से बात करो उनको यही लगता है कि वर्कआउट या स्ट्रेंथ करने की ज़रूरत नहीं है। बट आई थिंक ये इस चीज़ को मिथ को ब्रेक करने के लिए एथलीट्स को फिज़िकल ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए, जिससे उनको रियलाइज़ होगा कि हाँ, ये सिर्फ दूसरों के बताई हुई चीज़ें हैं, बट आप जब खुद प्रैक्टिकली आजमाओगे तो ये चीज़ें आपको बेटर होने में बहुत हेल्प करेंगी। मेन तो यही है जो है। और दूसरा ये कि हमारी गेम बहुत एक्सपेंसिव है, तो उसमें कुछ कुछ इवेंट्स हैं जो बहुत एक्सपेंसिव हैं, बट अगर आप देखो एयर पिस्टल या एयर राइफ़ल, तो एक बार आप एक किट और राइफ़ल ले लो उसके बाद काफ़ी टाइम तक आपका कोई मेजर खर्चा नहीं रहता है। बट हाँ, .22 के इवेंट्स काफ़ी एक्सपेंसिव रहते हैं एमुनेशन की वजह से। सो आई थिंक बस मेन जो मिथ शूटिंग को लेके यही है कि आपको ज़्यादा फिज़िकल ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, और मेंटल ट्रेनिंग के लिए भी आप अगर वैसे ही फिट हो तो आप कर लोगे, बट आई थिंक उसकी भी बहुत ज़रूरत पड़ती है एक लेवल पे आने के बाद। एंड अपने आप के बैरियर्स ब्रेक करने के लिए और जो कंपटीशन बढ़ता रहता है अपने कंट्री में उसको बेटर उसमें आप बेटर करो, उसके लिए ये हर चीज़ की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी चाहिए। ਦਿਮਾਗ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, बिल्कुल। ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਟਿਪਸ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਫੋਕਸ बनाए रखने लिए की करने की लोड़ है? आई थिंक मेन चीज़ तो ये है कि जब आप कुछ भी अपने लाइफ में या डे टू डे बेसिस पे जो भी कर रहे हो आप उसमें इतने इन्वॉल्व होके करो कि आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हो। ऐसे नहीं कि आप टीवी देख रहे हो साथ में आप किसी से बात भी कर रहे हो साथ में कुछ लिख भी रहे हो, ऐसा नहीं। एक बारी में जो आप कर रहे हो वो उसी टाइम उसी चीज़ पे ध्यान दो। और ये कुछ भी हो सकता है, आप किचन में काम कर रहे हो, आप कुछ बना रहे हो, कुछ काट रहे हो, अगर आप साफ़ सफाई कर रहे हो उस चीज़ पे ध्यान देके करो तो आप अपनी लाइफ में फुली प्रेजेंट होना सीख लेते हो। और आई थिंक कहीं ना कहीं शूटिंग में मेजर ये चीज़ का बहुत बड़ा रोल है कि आप फुली प्रेजेंट हो उस टाइम पे एंड अपने हर शॉट पे ध्यान दो। उसके साथ साथ वही फिज़िकल ट्रेनिंग आई थिंक का बहुत बड़ा रोल है। और उस चीज़ पे अगर एथलीट्स अपनी बॉडी को समझ के उस चीज़ पे काम करें और अपने लिए क्या चीज़ काम करती है, कि किसी के लिए सुबह पराठे खा के शूटिंग करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करना और फिर शूटिंग करनी है, उनको ये सूट करता है। तो आई थिंक एज एन एथलीट एज अ शूटर आपको देखना पड़ता है कि आपकी बॉडी को कौन सी डाइट सूट करती है शूटिंग के लिए जो बेनिफिट हो, आपके कौन सा वर्कआउट सूट करता है, कि आपको कितना एक्सरसाइज पिछले दिन करनी है और वो। सो आई थिंक एज एन एथलीट एज एन शूटर आपके पास इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए अपने बॉडी और अपने रूटीन को लेके कि आपको पता है कि अभी मेरा ये मैच है तो मेरी रूटीन ऐसी रहनी चाहिए। सो आई थिंक ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤਜਰਬਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਗਏ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ? पहले तो यही मैंने मेंटल ट्रेनिंग काफ़ी लेट शुरू करी अपने करियर में, क्योंकि
पहले मैंने 1-2 बार ट्राई किया सेशंस लेने, पर मुझे लगा कि कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। बट आपको अपने लिए एक प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट या मेंटल ट्रेनर चूज़ करना ही एक बहुत बड़ा टास्क है इंडिया में। एंड आई थिंक जब आपके पास एक ऐसा ट्रेनर हो जो आपकी जर्नी को अच्छे से समझ सके, उसके बाद जब मैंने उनके साथ ट्रेनिंग करनी शुरू करी, तब मैंने उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा। जो पिछला साल मेरा काफ़ी लो था, जिसमें मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप और एशियन गेम्स में क्वालिफाई नहीं कर पाई थी और ना ही ओलंपिक कोटा जीत पाई थी, तो वो मेरे लिए फ़ेज़ बहुत लो था। मतलब मेंटली पूरा टाइम वही चलता जाना, और घर आ रहे हैं तो और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं, बट शूटिंग चल रही है दिमाग में। बहुत ही दुखी होता था दिमाग। पर आई थिंक उस टाइम पे जो वो ट्रेनर के साथ काम करके और मेंटली एक्सरसाइज करके जो हमने उस चीज़ को करा, आई थिंक ये चीज़ है जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिट रही है अभी कुछ 3 सालों में। एंड आई थिंक ये एक मेन है। और आप टाइम टू टाइम अपनी वर्कआउट रूटीन्स बदलते रहते हो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। सो आई थिंक मेजर चेंज अगर मेरी शूटिंग करियर में है तो वो मेंटल ट्रेनिंग है अब, क्योंकि फ़िज़िकल ट्रेनिंग काफ़ी सालों से चल रही है। एंड आई थिंक अब जो मैं एक मेजर चेंज करूँगी वो कुछ अपनी राइफ़ल चेंज करने का और कुछ इक्विपमेंट चेंज करने का। ओलंपिक्स ਦਾ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? बिल्कुल, आई थिंक हमें टोक्यो के टाइम पे भी काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ था वो प्रेशर इंडिया से। और क्योंकि ऐसा था कि पिछली 2 गेम्स में मेडल नहीं आए हैं, और जी। अभी पेरिस में भी वो प्रेशर कहीं न कहीं पूरी टीम को पता था कि पिछले 12 साल से मेडल नहीं आया है, और कितना ज़रूरी है कि अभी मेडल जीतना है इंडिया के लिए। सो सारे लोग उस चीज़ के लिए बहुत ही अच्छे से मेहनत कर रहे थे। बट आई थिंक एज़ एन एथलीट हमें अपने आप को फ़ोकस्ड रखने के लिए और अपने आप पे ध्यान देने के लिए हम इस चीज़ पे मतलब काम करते हैं कि जब हम अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमारी रूटीन क्या है, और हमने कोई भी मैच खेलने का तरीका हमारा क्या है, और बेस्ट इक्विपमेंट हो हमारे पास। तो हमारा उस दिन पे सिर्फ ये फ़ोकस रहता है कि हाँ, ये हमारी रूटीन है और ये प्रोसेस फ़ॉलो करना है। रिज़ल्ट जो होगा उस टाइम पे देखेंगे, बट हम बस अपने आप को हर ट्रेनिंग पे बेटर करने का कोशिश करते हैं, और मैच वाले दिन सिर्फ जो सीखा है वो करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। सो इस तरीके से हम अपने एक्सपेक्टेशंस जो आस-पास हैं उस चीज़ को अपने से दूर रखते हैं और बस अपने प्रोसेस पे ध्यान देते हैं। तो जब प्रोसेस पे ध्यान देते हैं तो इवेंचुअली आपको फिर अच्छे रिज़ल्ट्स भी मिलते हैं, एंड फिर आप एक्सपेक्टेशंस की वजह से ज़्यादा घबराते नहीं हो। एंड प्रेशर सिचुएशंस या एक्सपेक्टेशंस थोड़ी-सी हार्ट बीट बढ़ा देते हैं। वही सब ब्रीदिंग और मेंटल ट्रेनिंग के थ्रू आप उन चीज़ों को कंट्रोल में रख सकते हो। ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾफ़ी ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ पैदा करना है घरे तो किस तरह का वातावरण होना चाहिए? मुझे लगता है कि आजकल हम देख ही रहे हैं कि एथलेटिक्स या किसी भी गेम में, और एथलीट्स या किसी और प्रोफेशन में जो स्पोर्ट्स नहीं है, विमेन और लड़कियां बहुत ही अच्छा अपना एक मार्क सेटअप कर रही हैं। एंड इतना अच्छा कर रही हैं कि उससे काफ़ी यंगर एथलीट्स या यंगर लोग जो हैं, या स्कूल या कॉलेज में जो बच्चे हैं, वो देख के काफ़ी मोटिवेट होते हैं। बट आई थिंक कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी ये चीज़ें देखनी चाहिए कि आप जब तक अपने बच्चों को या अपनी बेटियों को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं दोगे या उनको छूट नहीं दोगे चीज़ें ट्राई करने की, तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। जी। सो हर एक का अलग अलग जर्नी रहता है, अप्स एंड डाउन्स। कई पेरेंट्स हम मिलते हैं, उनको चाहिए कि बच्चा तुरंत जीतने लग जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, पर और फिर अगर कोई बच्चा नहीं जीत रहा है तो उसको गेम छुड़वा देंगे कि नहीं, ये तुम जीत नहीं रहे हो। सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो पेशेंस, वो अंडरस्टैंडिंग और मेंटल ट्रेनिंग पेरेंट्स की भी बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों को बढ़ावा देने के लिए किसी भी फील्ड में। एंड इंस्टेंट सक्सेस तो किसी को भी नहीं मिलती है। जब ये चीज़ पेरेंट्स समझ लेंगे तो वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चों पे फिर प्रेशर नहीं पड़ेगा
परफॉर्म करने का, क्योंकि हम देखते हैं इवन छोटी एकेडमीज़ में जो एकदम ही बिगनर आते हैं उसमें पेरेंट्स का इतना प्रेशर होता है कि बच्चे परफॉर्म करें और वो सब। आई थिंक एज एन एथलीट जिन्होंने अभी 16 साल हो गए हैं खेलते हुए और जिनकी मदर ने इंट्रोड्यूस करवाई थी गेम, आई थिंक उनका बिगेस्ट मेरे जर्नी के लिए यही सपोर्ट रहा है कि उन्होंने कभी भी बुरा नहीं माना हार पे, और ऐसा नहीं रहा है कि जीत गए तो कि बहुत ही अच्छा है अभी और चाहिए। वो बहुत ही न्यूट्रल रहे हैं और बहुत खुश मेरी जर्नी से। नहीं अच्छा हुआ है तो सबसे पहले चीज़ यही होती है कि आपको मज़ा आना चाहिए खेलने में, ज़रूरी नहीं है कि आपका मेडल आएगा कि नहीं। सो आई थिंक ये सब सपोर्ट अगर पेरेंट्स करें तो बेटियां और बेटे भी अलग अलग गेम्स ट्राई करें, अलग अलग करियर्स ट्राई करें, बट उस चीज़ में उनको मज़ा आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपना फैमिली, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हो और आप अपनी खुशी के लिए खेल रहे हो। सिर्फ मेडल या सिर्फ जो रिवॉर्ड्स हैं कि पैसे मिलेंगे, जॉब्स, उसको साइड रख के जब तक आप खुशी के लिए और अपनी बॉडी और दिमाग को फिट रखने के लिए कर रहे हो, सो आई थिंक ये चीज़ बोलना चाहूँगी मैं बच्चों को और पेरेंट्स को कि उस चीज़ पे ध्यान दो कि आप खुश रहो जो भी कर रहे हो, और मज़ा आना चाहिए जो भी आप गेम कर रहे हो या जो भी प्रोफेशन है, रादर देन कि सिर्फ रिजल्ट्स पे फोकस। बहुत चंगा लगे तुहाडे नाल गलबात करके। आखिरी सवाल है मेरा, एक स्पोर्ट्समैन की जिंदगी च इंजरी हम सफ़र रहिंदी है, कदे होगी जल्दी होगी, कदे लेट होगी, होना हर किसी के हिस्से आ ही जाता है। बहुत घੱਟ लोग होणगे ਜਿਹੜੇ बिना इंजरी तो अगे जाते हैं। इंजरी के मेजर कारण तुसी की देखते हो वर्कआउट के दौरान, ਤੇ ਇੰਜਰੀ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਡ ग्राउंड की बजाय बेड पे चला जाता है। उस इंजरी चो उभरन लई की करन दी लोड़? हाँ, मतलब पहले तो यही ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने आप पे फिज़िकल ट्रेनिंग इतनी करें कि हमारी कोई भी बॉडी पार्ट इतना कमज़ोर ना हो कि वो ईज़िली इंजर हो। बट आई थिंक बाकी काफ़ी स्पोर्ट्स हैं जिसमें कैसे भी करके इंजरी हो सकती है। सो उस टाइम पे आई थिंक जब इंजरी हो चुकी है, सबसे ज़्यादा ये चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि हमें जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए वापस आने के लिए, क्योंकि जब आप जल्दबाज़ी करोगे तो रिकवरी कहीं ना कहीं पूरी नहीं होती और फिर से इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो सबसे मेन चीज़ ये रहेगी कि आप उसको लो कि ठीक है, ये एक ब्रेक मिला है आपको अपनी गेम से, अभी इस चीज़ पे आपको अपनी बॉडी पे ध्यान देना है जिसमें आपको रिकवरी करनी है, आपको डाइट बेटर करनी है ताकि आपकी बॉडी जितनी जल्दी हील हो सके और इंजरी ठीक हो सके। बट एट द सेम टाइम आई फील लोग बॉडी पे काम कर लेते हैं, इंजरी पे काम कर लेते हैं, बट जो मेंटल ट्रॉमा आ जाता है कि अरे फिर से चोट ना लग जाए या अब मैं वापस वैसा खेल पाऊंगी कि नहीं, ये जो चीज़ है मेंटली, आई थिंक फिज़िकल रिहैब के साथ साथ वो मेंटल रिहैब भी बहुत ज़रूरी है कि ठीक है इंजरी हो गई, ये गलती थी, ये ऐसे है, बट इस डर से दोबारा ना खेलो कि अरे दोबारा ना हो जाए या कुछ। तो आई थिंक मैं तो ये कहना चाहूँगी कि इंजरी रिहैब में सबसे ज़्यादा ध्यान मेंटल रिहैब पे भी देना चाहिए इंजरी के बाद। बहुत चंगा लगे तुहाडे नाल गलबात करके। बहुत सूखम अहम गल्लां तुहाडे नाल कीतियां ते असीं दुआ करदे हां तुहाडा अगला सफ़र भी बहुत खूबसूरत रहे। टाइम देण लई बहुत शुक्रिया। सत श्री अकाल। थैंक यू जी, सत श्री अकाल।